नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहा है। 7 अलग अलग दलों में कुल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह भी शामिल हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तानी सरकार की नीतियों को बेनकाब करने के लिए इन प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी है और इसी तैयारी के तहत एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानी का दौरा कर रहा है। 7 अलग अलग दलों के रूप में 51 सांसद हैं। इसमें कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह भी हैं। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार की नीतियों को बेनकाब करने के लिए प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया है। डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई में एक दल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा, जबकि 2 अन्य दल जापान और यूएई का दौरा कर चुके हैं। हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजीव, तो लगातार आतंकवाद के खिलाफ भारत का प्रहार भी रहा है और एक तरह से पैगाम पहुंचाने की भी यह कोशिश सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में। इस पूरे खबर पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास है, और इसको करने से, चूंकि यह ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज और ऊंची और पुख्ता होगी? देखिए कुणाल, एक प्रतिनिधिमंडल हमारा रूस पहुंच चुका है, जिसका नेतृत्व कनिमोजी कर रहे हैं। ओके। तो इस तरीके से अब तक 4 प्रतिनिधिमंडल सांसदों के हमारे विदेशों में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी विदेश दौरे पर हैं। भारत का मकसद आतंकवाद, पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को दुनिया के सामने लाना है, और खाली आतंकवाद पाकिस्तान के चेहरे को नहीं, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके चेहरे को साफ आगे लेके आना है। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान अभी तक झूठ बोलता चला आ रहा है, वो कह रहा है कि हमने 71 की जंग का बदला ले लिया और अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया। इस चीज को भी लोगों के सामने जाना और उनको सारे जितने भी डिजिटल और सैटेलाइट इमेजरीज हैं उन सबको सामने रखे जा रहे हैं। हमारे अभी तक 4 संसदीय दल जा चुके हैं। इन चारों संसदीय दल का मकसद ये है कि दुनिया को बताया जाए और दुनिया को ये मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान का खुले तौर पर आकर के विरोध करें, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करें, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी लगातार आतंकवादियों को प्रश्रय दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, पैसा दे रही है। तो भारत का मकसद एक साथ कई सारे हैं। पहला है कि जितना भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको पूरे दुनिया को बताना। दूसरा ये कि पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करना और पाकिस्तान को आतंकी स्टेट, फेल्ड स्टेट साबित करने के लिए एक विश्व सहमति बनाना। एग्जैक्टली। राजीव, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें है। लगातार विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं करता, लेकिन इस बार देखिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, इसमें क्रॉस पार्टी लाइंस जो भी नेता हैं वो सब इसमें शामिल हैं और एक सुर में भारत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? देखिए, आंतरिक राजनीति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं और लोगों को स्कोर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। भारत ने इस बार 2 बार, मतलब भारत सरकार ने इस बार 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके अलावा विदेश सचिव ने संसदीय समिति को ब्रीफ किया है। इसके अलावा जितने भी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ये अभी गए हैं उनको सारी स्थिति स्पष्ट की है। तो भारत सरकार की तरफ से विपक्ष को उचित फोरम पर सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा विदेश मंत्री का बयान आ चुका है, डीजीएमओ का बयान आ चुका है, रक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से सारी स्थितियां क्लियर कर दी हैं। तो राजीव, इस प्रयास से आपको लगता है कि जो अंततः मुख्य सवाल है कि आतंकवाद पर क्या पाकिस्तान
पूरे दुनिया की नज़र में बेनकाब हो जाएगा, सक्सेस मिलेगी? देखिए, जियो पॉलिटिक्स बहुत उल्टी होती है। हाँ। इसमें फायदा केवल सारे देश जो हैं वो अपना अपना फायदा देखते हैं। पाकिस्तान को मोहरा बना करके बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज अपने कुछ हित साधते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों को अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। बहुत सारे देशों को अच्छा नहीं लगता है कि भारत एक सामरिक शक्ति बन गया है, और जिस तरीके से अमेरिका और कुछ दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज अपने हथियार बेचते थे, वैसे ही अब भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो कड़ा मुकाबला देने लगी है। तो इसलिए कुछ देश चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर खड़ा रहेगा तो भारत को दिक्कतें आएंगी और वो उनके मुकाबले खड़ा ना पाए। मतलब जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान मजबूत रहेगा तो वो भारत को अपने मुकाबले से हटा पाएंगे या उसे कमजोर कर पाएंगे। फिर भी भारत ने जो अभी 30-32 देशों का ये दौरा किया है, इसमें एक तो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश हैं, दूसरी तरफ ऐसे देश हैं जो जरूरत पड़ने पर भारत का साथ दे सकते हैं, उन्हीं को अभी कैटर किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड सरकार एक बार फिर कैबिनेट की बैठक आयोजित करता हुआ नजर आया, जिसमें राज्य की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल का प्रस्ताव था, जो राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लाया गया झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बिल के अनुसार अब विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति यानी प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कार्यकाल या उम्र जो भी पहले पूरा होगा उसी के आधार पर नियुक्ति की अवधि समाप्त मानी जाएगी। तो यह बड़ी खबर झारखंड से, जहां हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन सहित सभी मंत्री भी मौजूद रहे और यूनिवर्सिटी बिल समेत 10 अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर भी लगी। शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता, जल संसाधन प्रबंधन, ऐसे कई अहम प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस मीटिंग को लीड कर रहे थे और कई प्रस्तावों पर, जैसा हमने आपको बताया, सहमति बन चुकी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल का प्रस्ताव, जो यह देखा जा रहा है कि झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव की ओर एक बड़ा कदम है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, बेहद अहम बैठक कैबिनेट की और उसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, उनके बारे में तो बताइएगा ही, यह भी बता दीजिए कि जिसे सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल, ये कितना अहम है और इसके पारित होने से क्या कुछ असर होगा? फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो है कल वो झारखंड का एक अहम बैठक हुई है जिसमें 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, मंजूरी दी गई है। उसमें जो 2-4 जो अहम जो फैसले हैं, जैसे ये कि यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, वो एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ आउटसोर्सिंग, बहुत सी चीजों में आउटसोर्सिंग होती है। यानी बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं, तो उसमें जो लोगों को रखा जाता है या जो इम्पेलमेंट, मानव का जो इम्पेलमेंट होता है, उसमें जो है वो आउटसोर्सिंग के जरिए ही होता है। तो उस पर एक बड़ा फैसला आया है कि अब आउटसोर्सिंग वाले जो हैं उनको भी
उनको कम से कम 5 साल के लिए कम से कम उनको रखा जाएगा और 4 लाख रुपए का उनका ग्रुप एक्सीडेंटल होगा और ग्रुप एक्सीडेंटल होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो जितने जो छात्र ये हैं उसमें भी जो है उनके जो नियुक्ति होगी, जो आउटसोर्सिंग वाले में नियुक्ति होगी, उसमें आरक्षण का जो रोस्टर होता है वो शामिल होगा, यानी कि आरक्षण भी इसमें भी जो लागू होंगे। दूसरी तरफ एक और भी है कि यहाँ जो है 75% लोग जो हैं वो झारखंड के होंगे, उसमें जो है उन पर उनके लिए ये रिजर्व रहेगा, ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक और भी है कि जो है जो विद्यालय हैं, हेमंत सोरेन ने कहा है कि आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बच्चों को कल उन्होंने जो एड्रेस किया था, उन्होंने साफ कहा था, ये आत्मविश्वास भरे लफ्ज में जो है वो लफ्जों में उन्होंने कहा था कि आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, हर सरकार जो है हर सुविधा आपको देगी। उसी कड़ी में जो है जितने भी अल्पसंख्यक जो विद्यालय है 9 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पाठ्य पुस्तक जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और 10 से 12 वाला में है जो भी है वित्त रहित। पहले तो ये जो सरकारी स्कूलों में भी मिलती थी, लेकिन अब जो वित्त रहित हैं यानी जिन पर सरकार कुछ पैसा देती है वो अनुदानित होती है, वैसे विद्यालयों में भी उनको जो है उनको सहायता दी जाएगी और मुफ्त पाठ्यक्रम दी जाएगी, मुफ्त पाठ्यक्रम की सामग्री भी दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने और समझाने के लिए कि क्या कुछ इन प्रस्तावों में अहम रहा। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस मुठभेड़ में जवानों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें नक्सलियों का टॉप जनरल बसवा राजू भी शामिल है। नक्सलियों के इस टॉप जनरल के सफाई के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों से बात की। उन्होंने जवानों को इस सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी। सीएम साय ने कहा कि यह सबसे बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ था क्योंकि उनके शीर्ष जनरल मारा गया है, बसवा राजू मारा गया है। दुर्दांत नक्सली कमांडर हिडमा भी जल्द ही मारा जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सली मुक्त भारत 2026 का अभियान बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि इससे पहले ही हम बहुत अच्छे तरीके से परिणाम पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है और रायपुर में नक्सलियों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का यह अहम बयान भी आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि हैदराबाद में बैठे माओवादियों के इशारे पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी नक्सल पुनर्वास नीति काफ़ी बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही कि सुरक्षा बलों ने नारायणपुर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है और इस मुठभेड़ में जवानों ने 30 नक्सलियों को मार दिया है और इनमें नक्सलियों का टॉप जनरल बसवा राजू भी शामिल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, यूँ तो लगातार 2026 का डेडलाइन और उसके पहले जितनी भी नक्सल विरोधी गतिविधि है वह की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन यह खासकर यह स्पेसिफिक ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है जब उनके टॉप जनरल का सफाया हो गया है? पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए। देखिए, अगर इस खास तौर पे इसी ऑपरेशन की बात करें तो हमने दर्शकों को पहले भी दिखाया है कि नक्सली बैकफुट में आ चुके हैं, शांति वार्ता की पहल की है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन उसके बाद भी इनकी आमद छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। जो इनपुट यहाँ पे आईबी को मिले थे उसके आधार पर 3 स्टेट की पुलिसिंग ने यहाँ घेराबंदी की है। खास तौर पे इसमें अहम रोल डीआरजी का है और उसने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है और 27 नक्सलियों को मार गिराया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बसव महासचिव हैं उनके जो जनरल हैं जो उनको मारा गया है, ये बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा जा रहा है, क्योंकि जो साउथ ईस्टर्न एरिया का जो कमांडर है उसको मार गिराने का मतलब ये होता है कि एक तरीके से नक्सली सफाई की ओर जा रहे हैं। और जो डेडलाइन अमित शाह के द्वारा यहाँ पे दी गई थी कि 26 मार्च 2026 तक हम नक्सलियों का
पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में सफाया कर देंगे, उसकी एक पहल यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो लगातार कार्रवाई ट्रिपल इंजन की सरकार कर रही है, करीब 16-17 महीने हो गए हैं, उसमें नक्सली अब दाने दाने के लिए मोहताज हैं, क्योंकि जो उनका खाना पीना है वो भी बंद हो चुका है। जो उनके सपोर्टर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, पुनर्वास नीति भी की गई है। लगातार 16 महीनों से राज्य सरकार ने ये पहल की थी कि आप बंदूक छोड़ें और शांति के साथ इस मुख्य धारा पे आए, लेकिन उसको नक्सली ने नहीं माना। और उसकी परिणति ये है कि नक्सली अब लगातार या तो मारे जा रहे हैं या वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं और या तो सरेंडर कर रहे हैं। ठीक, कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली सरकार द्वारा एलजी और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ दाखिल सभी केस को वापस लेने की मांग वाली दिल्ली सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एलजी और केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं आपके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे। इस केस में विभिन्न कमेटी में एलजी को मिली शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के कानून को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एलजी के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी हुई और उसके बारे में लगाई गई याचिकाएं आपकी तात्कालीन सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है और एलजी और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा यह मामला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, यह भी बता दीजिएगा अब इस केस के बारे में तो आप बताइएगा ही कि कितना रेलेवेंट अब यह केस रह गया है, ख़ास तौर पर तब जब अब मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में। ऐसे में हालांकि याचिकाएं तो लगाई गई हैं, क्या कुछ इन याचिकाओं में है और आज जो सुनवाई है उसमें क्या कुछ हाइलाइट्स हैं? कुणाल, दरअसल अब इस मामले को अगर तफसील से समझना हो तो पहले ये समझ लें कि जो ये याचिकाएं दाखिल की गई थी, ये आपकी सरकार जब थी दिल्ली में उस वक्त दाखिल की गई थी। उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले हुए थे, उस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने उसमें एक कानून बना दिया जिसमें मुख्यमंत्री की पावर को घटा दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदेश देके एलजी को सुप्रीम बना दिया, उसको चुनौती दी गई थी। हालांकि अब हम इस मसले पर बात करें कि जो ये आज सुनवाई होने के लिए याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जो अर्जी दाखिल दिल्ली सरकार की तरफ से, अब जो बीजेपी की सरकार है उसकी तरफ से दाखिल की गई, उसके लिए कल एक मामले पर सुनवाई हो रही थी जिसमें दिल्ली सरकार ने एनजीटी के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वो आप सरकार की तरफ से दी गई थी, जिसमें एनजीटी ने जो पोल्यूशन और उसको जो एनजीटी का जो आदेश था वो प्रदूषण को लेकर था, जिसमें ये कहा गया था कि उप राज्यपाल जो एक कमेटी का गठन करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे और उसकी पूरी जानकारी उप राज्यपाल को ही देनी होगी। इसको दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि एनजीटी का ये आदेश है, इसको रद्द किया जाए। इसी मामले पर कल दिल्ली सरकार की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी पेश हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को वापस ले रहे हैं, अब इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तत्कालीन जो अभी मौजूदा सरकार है वो ये चाहती है कि इस मामले पर कोई कानूनी लड़ाई न लड़ी जाए, मतलब कि जो एनजीटी का आदेश है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने यह भी बताया कि चूंकि जो आप सरकार यानी कि पूर्ववर्ती सरकार थी, जो कि वो कोर्ट में नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कोर्ट की पहले की मंशा, सरकार की पहले की मंशा थी कि जो कुछ अध्यादेश हैं जिसमें कानूनों के अधिकार की लड़ाई या कुछ जगहों पर राज्यपाल को कमेटी का अध्यक्ष चुना जाना, ऐसे कुल 7 मामले जो दिल्ली सरकार की तरफ से दाखिल किए गए थे, अब दिल्ली सरकार उन मामलों पे केस लड़ना नहीं चाहती, इस वजह से हम इसको वापस लेना चाहते हैं। तब जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कल इस पे एक हम सुनवाई करेंगे और इस मामले को अगर दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि इन मामलों में सुनवाई हो तो हम इसको निस्तारण करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज उसी मामले पर सुनवाई होनी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मुंबई से गहरा कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार ज्योति ने 2023 और 2024 के बीच मुंबई के कम से कम 4 दौरे किए थे
इन दौरों के दौरान उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल और प्रमुख सड़कों के वीडियो बनाए और यूट्यूब पर अपलोड किए। गणपति उत्सव के समय लालबाग के राजा की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्थाओं का वीडियो खासतौर पर एजेंसियों के रडार पर है। शक है कि इन वीडियो के जरिए संवेदनशील सूचनाएं इकट्ठा कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI को भेजी गई। जांच में पता चला कि ज्योति ने कई फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए थे, लेकिन उन्हें फॉरेंसिक तकनीक से रिकवर किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम ने पुष्टि की कि मुंबई पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। जरूरत पड़ी तो ज्योति की कस्टडी भी मांगी जाएगी। तो ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी या घटेंगी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सरबजीत, ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलों को लेकर क्या अब उनमें इजाफा होगा, क्योंकि जिस तरह से मुंबई से गहरा कनेक्शन उनका साबित होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में तकलीफ बढ़ सकती है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है सरबजीत? जिस तरह से मुंबई का दौरा किया गया था, जुलाई 2024 में लग्जरी बस से मुंबई आई थी, जिसके बाद वापस अगस्त में एक्सप्रेस जो है अहमदाबाद से आया गया था और नई दिल्ली से पंजाब मेल से आया गया था। हालांकि भीड़भाड़ वाले इलाका जैसे मुंबई का लालबाग जो है काफी भीड़भाड़ इलाका है, वहाँ के वीडियो बनाए गए थे और भी जो धार्मिक स्थल है वहाँ के वीडियो बनाए गए थे। इस मामले में जो गृह राज्य मंत्री है योगेश कदम का कहना है कि अगर लगा तो ज्योति का मुंबई में पुलिस कस्टडी लिया जाएगा, जांच की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के CM इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मुंबई पुलिस भी इंटरफेयर करेगी और इस पूरे मामले की जांच के लिए उनका जो है हिरासत में लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कहने के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसा मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, जहां योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा रहने वाला है। 2 घंटे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी वह करेंगे। हनुमत कथा मंडपम और अतिथि गृह का लोकार्पण भी करेंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जहां आज वह अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 घंटे की अवधि के लिए वह अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। रामलला के साथ साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे और इसी के साथ बेहद महत्वपूर्ण हनुमत कथा मंडपम और अतिथि गृह का लोकार्पण भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर CM योगी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां CM योगी का आज अयोध्या का दौरा है और 2 घंटे की अवधि के लिए CM अयोध्या में रहेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे हनुमत कथा मंडपम और अतिथि गृह का लोकार्पण करेंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने कीरू जल विद्युत परियोजना के लिए 2200 करोड़ रुपए के कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दायर किया है। CBI ने 3 साल की जाँच के बाद एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है। बता दें कि CBI ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 2200 करोड़ रुपए के कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला है। कीरू जल विद्युत परियोजना के लिए इन पैसों के लेन देन की बात है। CBI ने 3 साल की जांच के बाद यह आरोप पत्र दायर किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।